अस्सलाम वालेकुम। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो ये जो चैनल है ये सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वालों के लिए है। इसमें जितनी भी वीडियोस होती हैं वो सारी की सारी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जो लोग करना चाहते हैं उन्हीं के लिए मैं बनाता हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है स्टॉक सिलेक्शन। ये पहला टॉपिक होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम इस टॉपिक को बहुत कई साल हम टच नहीं करते। कई साल जितने भी इन्वेस्टर्स आते हैं हमारे पास नए, वो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देते और रैंडम बाइंग करते हैं। उसने कह दिया, उसने कह दिया, फलां जगह से ले लिया, फलां व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, फलां फेस ग्रुप में ऐड में आया था कि ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो। दूसरा हमारा एक स्टॉक सिलेक्शन का वो तरीका है। प्रॉपर स्टॉक सिलेक्शन का एक तरीका है, एक कन्वेंशनल तरीका चल रहा है, वो थोड़ा मुश्किल है। उसमें बहुत ज़्यादा स्टडी करनी पड़ती है। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं 5 करोड़ से ऊपर या 10 करोड़ से ऊपर अगर कहीं जाना चाहते हैं तो फिर आप कन्वेंशनल तरीके से जा सकते हैं। उसमें अच्छा खासा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, अच्छा खासा पढ़ना पड़ता है, कंपैरेटिव स्टडी करनी पड़ती है। बट आज मैं जो आपको तरीका बता रहा हूं, अगर आप 5, 7, 8 करोड़ तक, 10 करोड़ तक भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस तरीके के ऊपर इसको अडॉप्ट करके आप अपने स्टॉक सिलेक्शन कर सकते हैं। स्टॉक सिलेक्शन जो है ना बहुत सेंसिटिव इशू है अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि देखें ये एक जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है ना, लॉन्ग का मतलब ये है कि एक लंबा सफ़र होता है, एक लंबा जर्नी होता है। जब आप एक लंबे सफ़र पे निकलते हैं ना तो अपना जो लगेज है, जो अपना बैगेज है, वो बड़ा आप सोच समझ के बनाते हैं, बहुत सोच समझ के बनाते हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जो आपको तंग करे या जो आपके सफ़र में हर्डल लेकर आए। ठीक है, कोई भी चीज़ हो वो इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए और रिसोर्सफुल होनी चाहिए। फजूल चीज़ें आपके बैग में जब होंगी तो आपका सफ़र मुश्किल होगा। यहाँ तक कि अगर बहुत ज़्यादा कोई फजूल चीज़ें होंगी तो आपका सफ़र जो है वो नामुमकिन हो जाएगा, आपको रुकना पड़ेगा या वापस आना पड़ेगा। तो स्टॉक सिलेक्शन बहुत सेंसिटिव है और इतना हम उसको सेंसिटिव नहीं समझते, सबसे बड़ा इशू ये है। जब भी आप स्टॉक सिलेक्शन की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपने करना क्या है कि सबसे पहले हम सेक्टर सेलेक्ट करते हैं। अब हम सेक्टर वाइज चलेंगे, मतलब सारे स्टॉक्स को इकट्ठा एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा, तो हम फिल्टर करते हुए चीज़ों को चलेंगे, फिल्टर करते हुए चलेंगे। हमारे पास 50 स्टॉक्स भी हो सकते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना काम करना चाहते हैं या कितना काम कर सकते हैं। ठीक है, स्टॉक सिलेक्शन में सबसे पहले हम जाएंगे, सेक्टर सेलेक्ट करेंगे। सेक्टर जो है ना आसान है, सेक्टर का इतना इशू नहीं है। पाकिस्तान में 5, 8, 10 सेक्टर्स हैं, उनमें आपको इन्वेस्टमेंट करनी ही करनी है। सिक्लिकल सेक्टर्स होते हैं, जैसे हमारे पास सीमेंट सेक्टर है, सीमेंट सेक्टर में आपने काम करना ही करना होता है। स्टील सेक्टर है, उसमें भी आपने काम करना है, पोजीशंस आपने लेनी होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सेक्टर्स गिना देता हूँ कि हमारे पास सेक्टर्स कौन कौन से हैं। बैंकिंग सेक्टर है और फर्टिलाइज़र सेक्टर है और फार्मास्यूटिकल है। ये तो देखें कुछ यहाँ से उठाते हैं, बैंक्स हैं, ऑयल एंड गैस है, सीमेंट है और फार्मास्यूटिकल है, पावर जनरेशन है, हमारे पास टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग है और केमिकल है हमारे पास। तो ये 8-10 फर्टिलाइज़र सेक्टर है हमारे पास। तो फूड एंड मतलब पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। तो ये 8-10 सेक्टर्स हैं, इनमें तो हमने जाना ही जाना है। इसके बाद फिर हम देखेंगे कौन कौन से सेक्टर्स को हम ऐड कर सकते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, रिफाइनरीज़ हैं, तो 8-10-12 तो ये सेक्टर्स बन ही जाते हैं। और अगर आप एक सेक्टर में 5 कंपनीज़ को भी उठाते हैं तो 50-60 तो कंपनीज़ वैसी हो जाएंगी आपकी, आप इसको अवॉइड नहीं कर सकते। जब आप इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो 50-60 कंपनीज़ का ध्यान में रखें कि ये इतने आपके उसमें आ जाएंगी पोर्टफोलियो में, या आपकी वॉच लिस्ट में इतनी कंपनीज़ आ जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि आप 60 कंपनीज़ को सिलेक्ट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 60 कंपनीज़ आपके पोर्टफोलियो में भी आएंगी। पोर्टफोलियो में अपना वो एक क्राइटेरिया होगा, उस क्राइटेरिया पर को मीट करेंगी तब वो आपके पोर्टफोलियो में आएंगी। सारी कंपनीज़ एकदम आपके पोर्टफोलियो में नहीं आ जाएंगी। ठीक है, तो सेक्टर आपने सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट कर ले हम चलते हैं सीमेंट सेक्टर से। तो अब अच्छा, किस सेक्टर में काम करना है ये भी एक सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नेटी ग्रिटी में नहीं जाना भाई, बहुत ज़्यादा डीप डिगिंग नहीं करनी, प्रॉब्लम में आ जाएंगे आप। सीधा सीधा काम करते हैं, अपना टाइम भी बचाते हैं, आप अपना भी टाइम बचाएं, मेरा भी टाइम बचाएं।
सीधा जाते हैं सीमेंट सेक्टर में। जब हमारे पास टाइम होगा तो हम इसको भी हम इसका भी हम एक कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं कि भाई कौन सा सेक्टर पहले नंबर पे है, कौन सा दूसरे पे है, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे। तो वो भी मैं एक लिस्ट बना दूंगा ताकि लोगों के लिए जो सेक्टर सिलेक्शन है वो भी हम एक टॉपिक को भी हम छेड़ देंगे, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिलहाल हम चीज़ों को आसान करते हैं। तो देखें, वीडियो लंबी हो सकती है। अगर आपने कुछ सीखना है, कुछ काम करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट को आप सीरियस लेते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना चाहते हैं, तो आपको कुछ टाइम लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। नहीं सीखना चाहते, वीडियो बंद कर दें। टिप्स में दे दिए, मेरी वीडियो पे लोग आते हैं टिप्स लेने के लिए, स्टॉक वो भी दे दिया करूँगा, ले लिया करें, लेकिन मज़ा नहीं आएगा, आप अपना बिजनेस नहीं खड़ा कर सकेंगे। बिजनेस खड़ा करना है, इसको बिजनेस बनाना है, तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। बहुत लाइट तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत मिनिमम स्ट्रगल के साथ बता रहा हूँ आपको मैं। सिर्फ आपने वीडियो पूरी देखनी है सिर्फ, ठीक है, या वीडियोस आपने देखते रहना है। जहाँ इतना यार फजूल कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, यार ये देख लेंगे तो क्या बनेगा यार, कम से कम गुनाह तो नहीं हो रहा ना आपको मेरा ये कंटेंट देखते हुए या इस जैसा कंटेंट देखते हुए। तो ऐसा जो कंटेंट होता है उसको कंज्यूम कर लिया करें आप, बजाय इसके कि दूसरी चीज़ों की तरफ आप जाएं। देखिए, कंटेंट तो आप कंज्यूम कर रहे हैं, ये मुझे पता है, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, हम कंटेंट कंज्यूम करते हैं, लेकिन कौन सा कंटेंट कंज्यूम करना है वो आपने फैसला करना है। अब आप बड़े हो गए हो यार, छोटे तो नहीं रहे आप। खैर, सेक्टर सिलेक्शन हो गई हमारी। सीमेंट सेक्टर फर्स्ट के लिए हमने एक रैंडम उठा लिया, सीमेंट सेक्टर में तो हमने बाइंग करनी है, तो हमने सीमेंट सेक्टर को हम उठा लेते हैं। इसको हमने क्लिक किया तो ये हमारे पास सीमेंट सेक्टर का आ गए। कितने स्टॉक्स हैं? 3, 3, 6, 3, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19 स्टॉक्स हैं जी टोटल। हम छोटे से मुल्क में रहते हैं, 19 स्टॉक्स हैं। बड़े मुल्क में रहते तो यही 80, 90, 100 भी हो सकते थे, ठीक है। तो हम 19 स्टॉक्स को लेके चल रहे हैं, तो हमारे लिए स्टडी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं है। ये भी बात ध्यान में रखा करें कि पाकिस्तान में जब पाकिस्तान स्टॉक्स में एक्सचेंज में जब आप काम कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं करनी पड़ती आपको, ठीक है ना, क्योंकि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। आबादी के लिहाज से काम होता है, और आबादी के अलावा डेवलपमेंट के जितनी डेवलपमेंट होगी उतना ही मतलब कंपनीज हमारे पास लिस्ट होंगी। तो हमारे पास फ़िलहाल 19 कंपनीज हैं। ये पहला आपने उठा लिया तरीक़ेकार। अब दूसरा जो है, हमने क्या करना है, हमने इनको मेरे पास जो मैं सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे आप जाएंगे, ये देखें हर बड़ा जो ब्रोकर है ये वाला सॉफ्टवेयर जो वो आपको अवेलेबल करवा के देता है, ठीक है, उसके पास ये सहूलत है। तो आप बड़े किसी भी ब्रोकर के पास जब भी अकाउंट खोलेंगे तो ये जो सॉफ्टवेयर है फ्री मिलता है आपको। तो आप जाएंगे, यहाँ पर मार्केट ओवरव्यू है, यहाँ पर सेक्टर ओवरव्यू की तरफ जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सारे सेक्टर्स खुल जाएंगे। जब सेक्टर यहाँ पे आप सीमेंट सेक्टर को क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास पूरा सीमेंट सेक्टर खुल गया, और ये इसने फिल्टर हुआ है ये, ठीक है ना। और ये डिसेंडिंग में एक है ये कि सबसे जो महंगा स्टॉक है वो सबसे पहले, और जो सबसे सस्ता स्टॉक है सबसे नीचे। अब इसने काम करके हमें दे दिया कुछ। अब हमने क्या करना है कि हमने स्लैब बनाना है, एक बैंड बनाने हैं 0 से 20। नोट कर लें भाई, 0 से 20, मैंने नोट नहीं किया, खैर 0 से 20 आप नोट कर लें, 20 से 50 इनमें इसमें हमने स्टॉक उठाने हैं। फिर 50 से 100, फिर 100 से 200, फिर 200 से 300, 200 से 300, और फिर 300 एंड अबव। ये आप नोट कर लें, ठीक है। ये हमारे पास स्लैब बन गए कि भाई इस प्राइस के जो स्टॉक्स हैं वो हमने उठाने हैं, उनमें से सिलेक्शन करनी है। आप देखें, अब पीएसएल होता है ना, जैसे आईपीएल होता है, पीएसएल होता है, तो उसमें इस तरह स्लैब बनते हैं कि भाई इमर्जिंग प्लेयर्स इतने होने चाहिए, फॉरेनर्स इतने होने चाहिए, और फलां इतने होने चाहिए, फलां इतने होने चाहिए, तब जाकर एक इस तरह की लीग बनती है। इसके बड़े फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी होते हैं लेकिन फ़ायदे भी होते हैं। तो एक बैलेंस पोर्टफोलियो बनाने के लिए ये मैं समझता हूँ कि सबसे आसान तरीका है कि आप अपना इस तरह एक स्लैब बना लें, और उस स्लैब के थ्रू चलना चाहिए ताकि हर किस्म की कैटेगरी आपके पास आ जाए, ठीक है। एक ये फिल्टर हो गया। सेकंड फिल्टर क्या होगा, अब हमने देख लिया है, चलें जी, अब फिल्टर लगाना शुरू करते हैं। अब हमने सबसे पहले तो स्टॉक अलग करेंगे। हमारे पास
10 मिनट गुजर गए जी और पता भी नहीं चला। अच्छा खैर, अब हमारे पास आ गए जी, इसमें 6 स्टॉक्स हैं, 0 से 20 तक के हमारे पास 6 स्टॉक्स हैं। अब इन 6 स्टॉक्स में हमने क्या करना है, पहला फिल्टर हमने लगाएंगे मार्केट कैप का। मार्केट कैप में हम लार्ज कैप कंपनीज को, पहला फिल्टर जो होगा हमारा लार्ज कैप कंपनीज का होगा। लार्ज कैप कंपनीज का फायदा क्या होता है? लार्ज कैप कंपनीज का सबसे बड़ा फायदा जो होता है वो होता है एक ब्रांड का। अगर एक सेक्टर की सबसे लार्ज कैप, सबसे ज़्यादा कैपिटल वाली कंपनी है, तो इसका मतलब ये है कि, या सबसे ज़्यादा सेल्स वाली जो कंपनी है, सबसे ज़्यादा कैपिटल है किसी के पास, सबसे ज़्यादा सेल्स है उसके पास, तो इसका मतलब है ब्रांड है। तो ब्रांड, जब किसी ब्रांड में जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे ना, तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट होगी ना वो सिक्योर होगी। तो लार्ज कैप कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो सबसे कम रिस्क आप कैरी कर रहे होते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हम मीडियम जो कैप हैं और जो स्मॉल कैप हैं उसका हम तड़का लगाएंगे, बट तड़के की हद तक होगा। मेन इंग्रेडिएंट्स जो होंगे हमारे लार्ज कैप होंगे। और पाकिस्तान में लार्ज कैप जो है ना वो दुनिया के मिड कैप आप समझ लें कि स्टॉक्स की तरह, और इवन स्मॉल कैप स्टॉक्स की तरह ही बिहेव करते हैं। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा, जब आप बुक्स में पढ़ेंगे, जब आप इंटरनेट पे जाकर जब लार्ज कैप कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, तो वो पाकिस्तान में उसको इस तरह इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, या उसके बारे में इस तरह आप उसका एनालिसिस नहीं कर सकते। हमारी जो लार्ज कैप कंपनीज है ना, वो भी दुनिया की मिड कैप कंपनीज और स्मॉल कैप कंपनीज की तरह ही परफॉर्म कर रही होती है। तो बहुत ज़्यादा इस हवाले से आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि यार लार्ज कैप कंपनीज में हम काम करेंगे तो हमें वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी, जैसे वोलेटिलिटी नहीं मिलेगी और इस तरह की चीज़ें नहीं मिलेंगी, तो वॉल्यूम नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पाकिस्तान का थोड़ा स्टाइल ज़रा डिफरेंट है, हम थोड़े से बखरे हैं। ठीक है, तो बार बार इसलिए मैं कहता हूं कि जब भी आप कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं तो ये देखा करें कि यार किस मुल्क में आपने इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में पढ़ेंगे ना तो सारी अमेरिकन आपको स्टडीज़ मिलेंगी, वो टोटली डिफरेंट होती हैं। पाकिस्तान में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टोटली आपको 180 डिग्री का फ़र्क नज़र आएगा आपको। यह आवाज़ ध्यान में रखिएगा बात। जितना हमें बताया जाता है स्टॉक मार्केट के बारे में कि जी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें, 5 साल के लिए करें, 10 साल के लिए करें, कंपैरेटिव स्टडीज़ दे रहे होते हैं पीछे सारा कुछ, वो भाई दुनिया में इस तरह होता है, पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, डेवलप चीज़ें हो रही हैं। जिस तरह दुनिया के नॉर्म्स हैं, हमारे यहाँ पर नॉर्म्स नहीं हैं। हम यहाँ पर रेड सिग्नल होता है, हम नहीं खड़े होते, हम निकल जाते हैं। दुनिया तो उस चीज़ से निकल चुकी है, 70-80 साल हो गए हैं, 100 साल हो गए हैं, बल्कि इस चीज़ से निकल चुकी है। रेड का मतलब रेड है, निकल ही नहीं सकते, मौत है। हमारे लिए वो एक इंजॉयमेंट है, रेड पे नहीं खड़ा होना हमें। तो हम अभी भाई पीछे हैं। अगर दुनिया को आप जाके बताएं कि हम रेड सिग्नल पे नहीं खड़े होते, हम निकल जाते हैं, तो वो आपको देखेगी और कहेगी आप किसी और सियारे की मखलूक हैं, आप दुनिया के इस ज़मीन के हैं ही नहीं। ठीक है, तो स्टॉक मार्केट के भी हमारे नॉर्म्स डिफरेंट ही हैं भाई। यहाँ पर जो हो रहा होता है ना, दुनिया आके देखती है, और इसी वजह से हमारे जो फॉरनर्स हैं वो नहीं आते हमारे पास। फॉरनर्स क्यों नहीं है? हमारे नॉर्म्स ही डिफरेंट हैं। हमारे पास बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, वो नहीं आते पाकिस्तान में। बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज नहीं बनती, क्यों नहीं बनती? यहाँ के नॉर्म्स ही डिफरेंट है, वो नहीं काम कर सकते। सिस्टम समझते हैं ना आप, जैसे चलता है बिजनेस यहाँ पे, तो वो उसमें नहीं फिट इन होते। वो जब नहीं फिट इन होते तो नहीं आते हैं, फेल होके चले जाते हैं वापस। कोई भाई हमें आता है बिजनेस यहाँ पे कैसे चलना है, गोरे को नहीं आता। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर फ़र्क है। ये बात हमेशा ध्यान में रखा करें जब भी कोई आप काम कर रहे होते हैं। तो जब स्टडी करते हैं तो देखा करेंगे यार वो स्टडी जो है वो किस मुल्क में फिट इन होती है, पाकिस्तान में फिट इन होती है कि नहीं होती है। अगर पाकिस्तान में वही चीज़ आप लगाने की कोशिश करेंगे तो नहीं बैठ सकेंगे आप। तो खैर, ये आप 0 से 20 आपने किया। लार्ज कैप, इसमें देखें अब आपने मार्केट कैप इसका देखा, तो सबसे ज़्यादा जो मार्केट कैप है वो पावर सीमेंट का है। मैं थोड़ा सा निशान भी लगा देता हूँ आपको, ये देखें 18 बिलियन का इसमें पावर सीमेंट का इसका मार्केट कैप है। उसके बाद हमारे पास डेंडोट सीमेंट आ जाता है तकरीबन 4.5 अरब रुपए का, और उसके बाद आ जाता है दीवान सीमेंट 5 अरब रुपए का। अब इसके अंदर थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अब आप जब आप कर रहे होते हैं ना, जब आप स्टडी कर रहे होते हैं, तो आप ये देखें यार,
अच्छा, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर थोड़ा सा इसको आप थोड़ा सा मजीद इसको जब आप डिग आउट करेंगे तो 18 बिलियन का इसका मार्केट कैप है। इसका दीवान सीमेंट का 5 अरब रुपए का इसका मार्केट कैप है, बट सेल्स जो है ना तकरीबन मिलती जुलती हैं। पावर सीमेंट की 27 अरब रुपए की हैं और दीवान सीमेंट की 21 अरब रुपए की सेल्स हैं। और इसी तरह अगर एसेट्स की बात की जाए तो पावर सीमेंट का एसेट 47 बिलियन के हैं और 48 बिलियन के दीवान सीमेंट के हैं यहाँ पर एसेट्स। तो यहाँ पर एक लगता है कि यार इसका मार्केट कैप जो है ना, ये सस्ता स्टॉक है, मार्केट कैप इसका कम है, लेकिन सेल्स इसकी बहुत अच्छी हैं, एसेट्स इसके जो हैं वो पावर सीमेंट से भी ज़्यादा अच्छे हैं। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ये मसला बन रहा है। तो आप इसको आपस में कंपेयर करेंगे पावर सीमेंट को और दीवान सीमेंट को। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊं, वो आपने क्या करना है, जब आप दो में फंस गए ना, अब आपने यहाँ पे खोलना है अपने चैट जीपीटी खोलना है और आपने दोनों को कंपेयर करवा लेना है चैट जीपीटी से। आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, आपको पता चल जाएगा कि यार आपने किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी है। ठीक है, मैंने जो चैट जीपीटी किया है मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम आया इसके अंदर, बट मैंने पावर सीमेंट को सेलेक्ट किया, ठीक है, और दीवान सीमेंट को सिलेक्ट नहीं किया मैंने। थोड़ा सा ग्रुप्स को भी देखना पड़ता है, कौन सा ग्रुप अच्छा है, कौन सा ग्रुप बुरा है। ग्रुप्स का बड़ा मसला है, ये मैं आपको बताऊं। जब भी आप स्टॉक सेलेक्ट करेंगे तो अच्छे ग्रुप का स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि कभी अगर बुरा वक्त आ जाए किसी कंपनी के ऊपर तो ग्रुप जो होता है ना वो कंपनी को संभाल लेता है। लेकिन अगर कंपनी अकेली काम कर रही है, कोई बड़ा ग्रुप नहीं है उसके पीछे, तो फिर कंपनी डूब सकती है। तो ये एक पॉइंट है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आपने जब भी कोई स्टॉक सिलेक्शन करनी है तो ग्रुप जो है ना वो एक बड़ा मतलब समझ लें कि मेन जो रोल होता है ना वो ग्रुप का होता है। एक अच्छे ग्रुप की अगर आप कंपनी उठाएंगे तो आपको रिस्क कम, देखिए प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, रिस्क भी बहुत कम होगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर पावर सीमेंट और दीवान सीमेंट में मैच है, तो अब आपने सेलेक्ट करना है और आपने ये आपने कंपैरिजन करना है और उस कंपैरिजन करके आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि भाई पावर सीमेंट अच्छा है या दीवान सीमेंट अच्छा है। तो ये आपने मैं समझता हूँ कि पावर सीमेंट अच्छा है। बाकी आप अपना स्टडी करेंगे और जितनी स्टडी करेंगे भाई आपके लिए फ़ायदा है। स्टडी करें, कोई मुश्किल नहीं है यार, ये तो मैंने बता दिया। आप स्टडी कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ भाई। मैंने गया यहाँ पर मैंने लिखा पावर सीमेंट लिखा, यहाँ पे पावर सीमेंट लिख दिया मैंने, यहाँ पे लिख दिया मैंने कौन सा जी, दीवान सीमेंट लिख दिया। और उसके बाद यहाँ पर मैंने फाइनेंशियल्स में गए, मैं इसके फाइनेंशियल्स में चला गया, दोनों के फाइनेंशियल्स में चला गया। अलग अलग आप देख लेंगे। जो बात करें पावर सीमेंट की तो 2021 में इसकी सेल्स थी 14 बिलियन और उसके बाद फिर 17 बिलियन, 28 बिलियन, 31 बिलियन, 27 बिलियन। तो मतलब 31 बिलियन 2024 की जैसे क्लोज की है, 28 बिलियन से 31, तो सेल्स इसकी बढ़ रही हैं। नुकसान इसका है, मतलब 2.88 की ईपीएस इसकी आई थी लास्ट, ठीक है। और डीसीएल की अगर बात करें तो 1.05 की इसकी ईपीएस आई है। लॉस उसका ज़्यादा है पावर सीमेंट का, और सेल्स भी 22 बिलियन की इसकी सेल्स हुई हैं, उसकी 31 बिलियन की सेल्स हुई हैं। इस वजह से थोड़ी सी वो हैं, उसका नुकसान ज़्यादा है। तो बाकी चीज़ें भी अगर आप इस तरह देखते चले जाएंगे ना तो आपको चैट जीपीटी करेंगे, दोनों को कंपैरिजन निकालेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। ठीक है जी। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो 6,36,000 का लॉस किया है इसने। प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस 30 लाख का फ़ायदा किया है। तो पावर सीमेंट आज देखें आपको क्या पता चला, डीसीएल ने क्या किया, 600 तकरीबन 611,142, ये मिलियन में है, 6,11,000 मिलियन नहीं, 000 आप लगाएंगे अंदर सिर्फ, ठीक है। तो 636 मिलियन का इसने लॉस किया ऑपरेशंस जो देखें, ऑपरेशंस देखा करें कि कंपनी प्रॉफिट अपने ऑपरेशन से ले रही है या अपनी इन्वेस्टमेंट से ले रही है। हमें वो कंपनी चाहिए जिनके ऑपरेशंस ठीक चल रहे हों। इसने 2024 में इसने ऑपरेशन से दीवान सीमेंट ने लॉस किया, बट पावर सीमेंट ने अपने ऑपरेशन से प्रॉफिट कमाया। तो इसके ऑपरेशंस में जान है, पावर सीमेंट के ऑपरेशंस में जान है, जिसकी वजह से इसका मार्केट कैप इतना हो चुका है।
तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाएंगी। हम इसको जब आने वाली वीडियोज़ में हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद मार्केट, अब 20 मिनट गुजर चुके हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ना मेरे साथ ये है कि टाइम का बड़ा मसला है। सारा जो चीज़ें मैं सोच के आया होता हूँ सब कुछ मेरे दिमाग से निकल जाता है इस टाइम के प्रेशर की वजह से। खैर, मजबूरी है। अब उसके बाद हम चले जाते हैं 20 और 50 में। 20 और 50 में सीधा सीधा देखें, हमारे पास 3 स्टॉक्स हैं, फौजी सीमेंट, फ्लाइंग सीमेंट, गरीबवाल सीमेंट। और तीनों को जब हम कंपैरिजन करते हैं, 118 अरब का फौजी सीमेंट का मार्केट कैप है, 33 अरब रुपए का फ्लाइंग का है और 16 अरब रुपए का गरीबवाल का है। इसमें क्लियर जो आपको विनर मिलेगा वो फौजी सीमेंट मिलेगा। बाकी भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं, बट इसके अंदर कोई इतना ज़्यादा कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा सीधा हमारे पास फौजी सीमेंट विनर है। इसके बाद हम जाते हैं 50 और 100 के दरमियान। 50 और 100 के दरमियान 2 कंपनीज हैं और मतलब है कि 2 कंपनीज हैं हमारे पास 50 और 100 के दरमियान। और इसमें हमारे पास मैपल लीफ सीमेंट है और फैक्टो सीमेंट है। मैपल लीफ का 80 अरब रुपए का मार्केट कैप है और फैक्टो सीमेंट का 3.7 बिलियन का है। तो कोई बनता ही नहीं है, कोई मुकाबला बनता ही नहीं है। उसकी 67 बिलियन की सेल्स हैं, इसकी 10 बिलियन की सेल्स हैं। 113 उसकी तो बहुत बड़ा मैपल लीफ सीमेंट के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, इसके पास एसेट्स बहुत कम है। तो मैपल लीफ सीमेंट यहाँ पर क्लियर विनर है। और आजकल अगर मैं सीमेंट सेक्टर में देखूँ तो मुझे सबसे अच्छा मैपल लीफ सीमेंट की परफॉर्मेंस लगती है। ठीक है, आजकल अगर मैं मोमेंटम जो ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उसके अंदर मुझे मैपल लीफ सीमेंट का मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है। इवन वॉर के दिनों में भी मैपल लीफ सीमेंट ने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। इसके बाद हम जाते हैं 100 से 200 के दरमियान। 100 और 200 के दरमियान हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं, एक ठट्ठा सीमेंट है और एक डीजी खान सीमेंट है। दोनों स्टॉक्स जो है ना, दोनों स्टॉक्स जो हैं ये आपको देंगे अच्छा नहीं, इसमें इतना मसला नहीं है। 100 और 200 के दरमियान, ठीक है। 100 और 200 के दरमियान आपके पास डीजी खान सीमेंट है और ठट्ठा सीमेंट है। इसमें जो क्लियर विनर मुझे नज़र आता है वो आपको 65 बिलियन उसका है डीजी खान सीमेंट का, और ठट्ठा सीमेंट का हमारे पास है 7.7 बिलियन का। तो कोई कंपैरिजन नहीं है, डीजी खान इसमें विनर है। अगला जो हमारे पास स्लैब है ना वो बड़ा खतरनाक है, वो है 200 से लेके 300 वाला। 200 से 300 में चिराग सीमेंट और पायनियर सीमेंट। पायनियर सीमेंट का जो है मार्केट साइज है वो मार्केट कैप जो है 49 बिलियन का है और उसका 52 बिलियन का है चिराग सीमेंट का। और चिराग सीमेंट का रेट ज़्यादा है, पायनियर सीमेंट का रेट कम है। सेल्स जो हैं अगर देखी जाएं तो चिराग सीमेंट की ज़्यादा हैं और इसकी कम है पायनियर सीमेंट की। और एसेट्स जो हैं वो पायनियर सीमेंट के ज़्यादा हैं, 86 बिलियन के हैं, तकरीबन 55 बिलियन के चिराग सीमेंट के हैं। तो कुछ यहाँ पर एक अच्छा खासा मैच बनेगा आपका। चिराग सीमेंट और पायनियर सीमेंट का मतलब 1 to 1 मुकाबला है, 1 to 1। यहाँ पर आप दोनों कंपनीज को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई इतना ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बनाना आपने। आप इन दोनों कंपनीज को भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आपने दोनों को सिलेक्ट नहीं, दोनों में से किसी एक को सिलेक्ट करना है तो फिर आप स्टडी करेंगे, इसकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि यार चिराग सीमेंट की तरफ जाना है या पायनियर सीमेंट की तरफ जाना है। दोनों अच्छे हैं, दोनों अच्छे मेरे हिसाब से। मैं हूँ तो मैं दोनों को सिलेक्ट कर लूँ, नीचे से कोई चीज़ कम कर दूँ, यहाँ से मैं इसको पकड़ लूँ। इसके बाद 300 से 400 के दरमियान हमारे पास इसके बाद 300 एंड अबव में 4 स्टॉक्स हैं, बेस्टवे सीमेंट, कोहाट सीमेंट, लकी सीमेंट और अटक सीमेंट। अगर इनको देखा जाए तो आपके पास क्लियर विनर जो है वो लकी सीमेंट है, 511 बिलियन के साथ ये काम कर रहा है, तो ये क्लियर विनर है। और लेकिन जो मैच बनता है ना वो मैच बनता है बेस्टवे सीमेंट और लकी सीमेंट। इसमें मैच बनेगा, आप कंपेयर करेंगे तो आपको, लेकिन फिर भी लकी मुझे लगता है कि थोड़ा सा, क्योंकि लकी के पास एसेट्स बहुत ज़्यादा हैं, 262 बिलियन के हैं। बेस्टवे के पास भी अच्छे एसेट्स हैं, 178 बिलियन के। सेल्स जो हैं वो लकी की 122 की हैं, लेकिन कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो बेस्टवे की भी सेल्स कम नहीं है, 105 बिलियन की है। तो इनका मैच आपस में बन सकता है। तो बेसिकली तो देखिए 200 से ऊपर स्टॉक अगर है तो अच्छा है, कंपनी अच्छी है,
लेकिन जितनी बड़े कंपनी में आप काम करेंगे उतना रिटर्न आपको कम मिल सकता है, क्योंकि आपके पास रिस्क कम है। अच्छी कंपनी में काम कर रहे हैं तो रिस्क आप कम कैरी कर रहे हैं, बट रिटर्न भी आपको कम मिलेगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाली कंपनीज में जब आप काम करते हैं तो रिटर्न आपको ज़्यादा मिल सकता है। जो छोटे जो मिड कैप कंपनीज हैं और जो लार्ज कैप कंपनीज में यही फ़र्क है कि जो 200 से ऊपर हैं वो लार्ज कैप कंपनीज हैं, और जो 100 रुपये तक की जो स्टॉक्स हैं वो मिड कैप उसमें हैं। उन मिड कैप में से या स्मॉल कैप्स में से ही हम क्या कोशिश करते हैं कि स्मॉल कैप कंपनी उठाई, जैसे 100 से 50 वाली स्मॉल कैप हो गई, उनमें से हम जो अच्छा स्टॉक्स होते हैं उनमें से किसका मार्केट कैप ज़्यादा, हम उसको उठाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो जो 200 से ऊपर है वो तो कंपनीज हैं ही अच्छी, वो तो लार्ज कैप में, लेकिन उनमें रिस्क कम है, लेकिन आपको रिटर्न भी कम आने की उम्मीद है। रिटर्न उनमें भी ज़्यादा आ सकता है, लेकिन उम्मीद है कि उनमें रिटर्न कम आएगा। नीचे वाली कंपनीज अगर परफॉर्म करेंगी तो रिटर्न ज़्यादा आएगा। तो देखें, जो लार्ज कैप कंपनीज होती हैं उनमें उनको क्या कहते हैं, रिस्क उनका कम होता है, और क्या इंस्टीट्यूशंस हैं इन्वेस्टमेंट, वो उसमें ज़्यादा लिक्विडिटी कैप में ज़्यादा करते हैं, उनको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए होती है, उनको सिक्योरिटी ज़्यादा चाहिए, उन्होंने अपने आप को सिक्योर करना होता है। लिक्विडिटी का मतलब है वॉल्यूम तो ज़ाहिर बात है आपको लार्ज कैप में ज़्यादा मिलेगा, वॉल्यूम उसमें वहाँ पे लिक्विडिटी आपको ज़्यादा मिल रही होती है, वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा होता है वहाँ पे, ठीक है। वोलेटिलिटी कम होती है लार्ज कैप में, नीचे वाले जो स्टॉक्स हैं उनमें आपको वोलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगी। आपको वोलेटिलिटी भी हमें चाहिए होती है कि अगर नीचे जाए तो हम उसको एवरेज तो कर सकें कम अज़ कम, ठीक है। और ग्लोबल एक्सपोजर जो होता है ना बड़ी कंपनीज के पास होता है, जिसके पास कैपिटल होता है वो दुनिया में काम कर सकते हैं। दुनिया में एक्सपोर्ट जो होगा बड़ी कंपनी एक्सपोर्ट करती है, छोटी कंपनी एक्सपोर्ट नहीं कर सकती। छोटी कंपनी तो लोकल ऑर्डर कर ले तो बड़ी बात होती है। तो जो ग्लोबल एक्सपोजर होता है वो बड़ी कंपनी के पास होता है, क्योंकि उसके पास स्किल्ड लेबर होती है। स्किल्ड मतलब उसके पास एम्प्लॉयमेंट उसकी जो है बड़ी स्किल्ड होती है, क्योंकि वो हायर कर सकती है। तो ये था जी हमारा स्टॉक सिलेक्शन का एक तरीक़ाकार। सीमेंट सेक्टर के हवाले से मैंने आपको बता दिया। अब हम आहिस्ता आहिस्ता सारे जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनको हम टच करेंगे। सीमेंट सेक्टर को जो मेरी अपनी स्टडी होगी वो भी मैं आपके सामने पेश करूँगा कि मैंने अगर इनमें से सिलेक्ट करने होंगे तो कौन से स्टॉक सेलेक्ट करूँगा। वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, बड़े क्लियर विनर हैं। लकी तो होना ही चाहिए हमारे पास, लकी नहीं है तो फिर मसला है। और पायनियर और चिराट सीमेंट ये दोनों होने चाहिए हमारे पास। और अगर मैं ठट्ठा और डीजी के बारे में बात करूँ तो डीजी हमारे पास होना चाहिए, और ठट्ठा भी रख सकते हैं, लेकिन डीजी हमारे पास पहली चॉइस डीजी तो होना चाहिए। अगर दूसरा आप वो सेकंड चॉइस अगर आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और नीचे अगर आप मैपल लीफ और फैक्टो में जाते हैं तो मैपल लीफ होना चाहिए हमारे पास, डेफिनेटली होना चाहिए। और उसके बाद अगर हम 20 और 50 में जाते हैं तो हमारे पास फौजी सीमेंट होना चाहिए हमारे पास। और अगर आप 0 से 20 में जाते हैं तो पावर सीमेंट हमारे पास पहले नंबर पे होना चाहिए, और सेकंड नंबर पर दीवान सीमेंट। दीवान सीमेंट में मुझे थोड़ा ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा मेरे रिजर्वेशंस हैं। ग्रुप अच्छा होना चाहिए। ग्रुप अगर चोर ग्रुप है, दीवान सीमेंट को मैं चोर ग्रुप नहीं कह रहा, मैं कोई भी ऐसी बात नहीं करना चाहता जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, बट आपने खुद देखना है कि कौन सा ग्रुप अच्छा है। अच्छा ग्रुप और बुरा ग्रुप तो हो सकता है ना किसी भी मार्केट के अंदर, ये तो कोई बुरी बात नहीं है, बट आपने ये देखना है कौन सा ग्रुप अच्छा है, कौन सा ग्रुप बुरा है, या छोटा ग्रुप कौन सा है, बड़ा ग्रुप कौन सा है, या किसकी क्रेडिबिलिटी। छोटा ग्रुप भी कभी कभार ऐसा होता है कि छोटा ग्रुप होता है उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़बरदस्त होती है, वो ग्रुप आपको पैसे बना के देगा। ये स्टडी, ग्रुप स्टडी भी हम करेंगे, ये भी मुझे जहन में आ गया कि ग्रुप स्टडी जो मतलब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ग्रुप्स इतने बड़े नहीं हैं हमारे पास, ना हम बना सकें। ना ग्रुप ने कभी अपने आप को बड़ा करने की कोशिश की, ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कभी ऐसी कोशिश की कि हमारे पास ग्रुप्स क्यों नहीं है। जिस तरह दुनिया के अंदर बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं, पाकिस्तान में वो ग्रुप क्यों नहीं बन सके, क्या फैक्टर्स हैं इसको पाकिस्तान में बड़े ग्रुप्स नहीं बन सके। तो जितना उनमें पोटेंशियल था वो नहीं बन सके, तो सिस्टम ने हमारे उनको सपोर्ट नहीं किया, या उन्होंने खुद अपने आप को सपोर्ट नहीं किया, या हम जब थोड़ा सा भी बड़े होते हैं हम कहते हैं बस ठीक है यार, इससे बड़ा क्या होना है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जी, अपना बहुत ख्याल रखें। आने वाली वीडियोस में भी आपको सारे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के तरीके पता चलेंगे। और मेरी जो लास्ट वीडियो है वो मैं उसमें दूंगा, डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, वो वीडियो लाजमी देखनी है, व्हेन टू बाय, ठीक है। इसके बाद जब आपने स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, व्हेन टू बाय आपको पता होना चाहिए कि आपने स्टॉक को बाय कब करना है। ये नहीं है कि बस आपने स्टॉक सेलेक्ट किया और साथ ही आपने बाइंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होता जी। अपना बहुत ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।